ओके ओके। नमस्कार। आप लोगों का आज चौथे दिन की मीटिंग में स्वागत है। और अश्विनी कुमार जी को चूँकि गोल्ड बोलिए। मेडल मिला है तो इसलिए अश्विनी कुमार जी को हम बधाई देते हैं। उन्होंने यह मेडल, थैंक यू। हाँ, इन्होंने मेडल श्रीमती प्रीति त्रिपाठी जी से शेयर किया है। और साथ में जो है एक और कोई है नंबर 3 रैंक पर। तो इस प्रकार तीन लोगों ने, नहीं, हाँ, तो इस प्रकार तीन लोगों ने उस मेडल को शेयर किया है, तो आप उनमें से एक हैं। मैं आप लोगों को जो है बधाई देता हूँ। और मैं आप लोगों से ये भी अपेक्षा करना चाहता हूँ, या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी गति बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संकल्प है कि हमें संकल्पित होके ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो कि, जय हिंद सर। जय हिंद, हम लोग बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कृत संकल्पित होने की, काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब तक हुआ है, अपन लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को, जिनको आप चंद्रगुप्त की का प्रतिरूप मान सकते हैं, ऐसे लोगों को बराबर। एनर्जाइज करके, उनको प्रोत्साहित करके, उनको संकल्पित करके अगले 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है। और जो लोग जुड़ते जाएं उन्हें भी आगे 10-10 लोगों को जोड़ना है अगले 9 दिन के लिए। यदि हम इस 9 दिन के संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो हमारी संख्या एक इतनी बड़ी संख्या होगी कि हम इस देश में शासन और प्रशासन को किसी भी गलत चीज़ को करने से रोक पाएंगे। और यदि और जो नियम कानून, जो कि आपने मेरे ख्याल से वो दस्तावेज ज़रूर पढ़ा होगा जिसमें हमने 18 चीज़ों को लिस्ट किया है, जिन 18 चीज़ों को क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि बहुत आसानी से ज़मीन पर उतारा जा सकता है, जो कि टेक्नोलॉजी बराबर। ड्रिवन होंगी। और हम जो है देश को अपराध मुक्त भी कर पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी कर पाएंगे, और टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे। भारत का हर तबका, हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति निर्भीकता के साथ अपने धर्म का जो है वो पालन भी कर पाएगा और उससे वो जुड़ भी पाएगा। इस प्रकार जो है कोई किसी को, नमस्कार, कोई कोई किसी को जो है डरा धमका के वाला काम नहीं करेगा। और सही बात है। जो आर्टिकल 25 है उसका सा पालन जो है ना सुनिश्चित किया जाएगा। और सभी लोग जो है ये जोड़ने तोड़ने की राजनीति से दूर होकर देश के निर्माण का काम करें, ऐसी स्थिति जो है हम लोग निर्मित करेंगे। तो इसके लिए हमको संकल्प भाव से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगाकर, हाँ, रश्मि जी, मैं आपको बधाई नहीं दे पाया, आज की तो विजेता आप भी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो हम सब लोग जो है ज़्यादा एनर्जी के साथ भिड़ के, जो हमने बड़ा छोटा सा व्रत लिया है, छोटा सा संकल्प लिया है कि 9 दिन के लिए 9 दुर्गा मान लिया जाए, हमें ये 9 दुर्गाओं का जो है ना व्रत जैसा रखना है कि हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ना है। और वो भी संकल्प के साथ, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत जल्दी जो है किनारे पहुंच जाएंगे। मुझे ये सूचित जी करते सर, हुए, मैं दिल से नमस्कार आपको करता हूँ सर। और आया आज एक दिन में, और मैं प्रयास जारी रहेंगी मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरा ये, और मैं 20 लोगों की फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर दिया है सर। और वो बहुत काल से बात करके उनको सारे लोग से जोड़ लूंगी, 20 लोग। करेक्ट। तो इसमें जो है, जो फॉरवर्ड करना है वो एक प्रक्रिया है। जो हमारी मुख्य स्ट्रेटेजी है वो है 1-to-1 डायलॉग। देखो, इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि दो तरीके के वो होता है। एक होता
ऊर्जा केंद्र और दूसरा होता है प्रचार केंद्र। तो हमें प्रचार केंद्र नहीं बनना है, हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के में ऊर्जा केंद्र बनते हुए अपने जो वर्षों से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से ऊर्जावान लोगों को जोड़ते हुए और जो पत्थर तुल्य लोग हैं उनको इग्नोर करते हुए, क्योंकि जो पत्थर तुल्य लोग हैं वो आगे चल के ऊर्जाकृत होंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय जो है वो किसी भी हालत में वो लोग ऊर्जाकृत नहीं होंगे, क्योंकि वो आज की व्यवस्था से लाभ पा रहे हैं, या दूसरे व्यक्ति वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, चारों तरफ से प्रताड़ित हैं, उनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, घर से भी मार खा रहे हैं, समाज से भी मार खा रहे हैं, व्यवस्था से भी मार खा रहे हैं, सत्ता से भी मार खा रहे हैं, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। ये दो तरीके के लोगों को वो ऊर्जा लाने में समय लगेगा। एक व्यक्ति की ऊर्जा से वो ऊर्जाकृत नहीं होंगे। जब चारों तरफ से वो ऊर्जा केंद्रों से घिर जाएंगे तब वो सीधे जो है महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और जो कबीरदास जी की पंक्ति है जिसे मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे 9 पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो बैकएंड पे जुड़े हुए हैं। वो सीधे जो है आके जो है अपने कहना चाहिए फेसियली नहीं जुड़ रहे हैं। मैं उन सब से भी आग्रह करता हूं कि हम ज़्यादा ऊर्जा के साथ भिड़ें। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं। आज आपने संजय सिवाल जी का वार्तालाप सुना होगा। वो पिछले 15 साल से राजनीति में हैं। 5 साल पहले तो उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी डाली हुई थी और वो एक एनजीओ भी चला रहे हैं, बहुत सारा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से जुड़ गए हैं। ऐसे ही एक नवोदय पार्टी है, उससे भी बात चल रही है और वो भी जो है अपने सभी विंग के साथ जुड़ना चाहती है। तो चाहे कोई समाज सेवा का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों को जुड़ना है। किसी भी व्यवसाय का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो मजदूर हो, हर किसी को जुड़ना है। आपको अभी आप मेंबर्स में देखेंगे तो एक मेंबर ने ये बात लिखी है कि वो मजदूर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इस अभियान की सफलता है। यदि एक मजदूर भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर उसके लिए अलग पैदा करना चाह रहा है, उसके लिए ऊर्जा का केंद्र बनना चाह रहा है और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहा है, इससे अच्छी बात जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। आज आपने देखा होगा कि मुझे जो मानव अधिकार संगठन है उन्होंने मुझे सह पैट्रन के बतौर जो है वो किया है। एक दूसरा जो है आपराधिक अनुसंधान संस्थान, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जो है मुझसे बात कर रही थी कि साहब आप मेरे संरक्षक बन जाइए। मैंने कहा कि पहले मुझे समझना होगा, क्योंकि आपका विषय सीधे जो है पुलिस की विवेचना से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमारे किसी भी काम में वो नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पे सीमा को तोड़ रहे हैं। हमारा काम पुलिस को जो है ना सपोर्ट करके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सपोर्ट प्रोवाइड करके, जो पुलिस वाला नहीं सोच सकता है उन एविडेंस को निकाल के भी 15 दिन में इनफैलिबल एविडेंस का कलेक्शन सुनिश्चित करते हुए 15 दिन में सर्टेनिटी के साथ जो है ना विवेचना पूर्ण करने का क्राइम फ्री भारत मिशन का कृत संकल्प है। और एक कहाँ पे एविडेंस होंगे इसका पूरा जो है ना चार्टर कुछ कुछ बन गया है, कुछ कुछ बन रहा है। और इसके लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जो है ना प्रतियोगिताएं जो है मेरे खुद के सुपरविज़न में, जिसको शुरू से लेके एंड तक हमने सुपरवाइज किया, वो ऑलरेडी हो चुका है। कोरोना के कारण वो सॉल्यूशन आइसोलेटेड पड़े हुए हैं।
ऐसे ही 53 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU है और उनके बच्चे जो है ना हमारे साथ मेजर माइनर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप किए हुए हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो पुलिस की विवेचना में सपोर्ट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि एविडेंस कहाँ है, यह सोचने की जिम्मेवारी उस पुलिस ऑफिसर के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर की है। वो और जहाँ पे गैप होगा उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा, तो जो एविडेंस आज कैप्चर नहीं हो रहे हैं कल वो सब एविडेंस भी कैप्चर होंगे। और उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कानून व्यवस्था भी का वो भी किया गया है। और वो कानून की जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसका ड्राफ्ट लॉ सितंबर 2020 में भारत सरकार को भेजा गया था। हम जो है बहुत सारी कमेटीज़ के माध्यम से जो गुलामों वाले कानून में क्या परिवर्तन लाना है उसके ऊपर भी मंथन चल रहा है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव के माध्यम से हम कैसे एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट लाएंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था से हम बहुत सारे काम कर पाएंगे जो आज किसी की सोच में नहीं है। हम आसानी से क्राइम फ्री और साइबर क्राइम फ्री भारत स्थापित करते हुए हमारा असली मकसद तब पूरा होगा जब हम अपने देश को पेपर करेंसी मुक्त कर देंगे। जैसे ही हम अपने देश को पेपर करेंसी मुक्त करेंगे, आप ही मुझे बताइए क्या कोई हवाला हो पाएगा? कोई हवाला होना संभव नहीं है। सबसे पहले उसकी जरूरत है, राइट। ना जो है भ्रष्टाचार होना संभव होगा, ना ड्रग का माफिया होगा, ना हथियारों के माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। हमारी 99% प्रॉब्लम सिर्फ एक डिसीजन से सॉल्व हो जाएगी यदि हम जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बन जाएं। और आप ये कहेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर कि लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो कैसे जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत को करेंगे? तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हमारा मजदूर जो है फ़ोन पे से मजदूरी लेने लगा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आज हाथ ठेले वाले आप देखिए, फल बेचने वालों को देखिए, सब्जी बेचने वालों को देखिए, सब ने जो है ना फ़ोन पे और QR कोड अपने उसमें लगा के रखे हैं। और यदि हम और एग्रेसिव ढंग से प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम बचे हुए रूरल एरिया को भी कवर कर लेंगे एंड वी कैन ब्रिंग n नंबर ऑफ मॉडल्स। थोड़ा सा वो प्रिपरेटिव वर्क करने के बाद कपल्ड विद द साइबर क्राइम फ्री भारत, जो कि बहुत ही आसानी से 3 से 6 महीने में संभव है। आपको जान के ताज्जुब हो रहा होगा कि जहां पूरा विश्व जो है साइबर क्राइम से परेशान हो रहा है, वहां एक रिटायर्ड DG का कहना है कि ये 3 से 6 महीने के अंदर साइबर क्राइम फ्री भारत संभव हो सकेगा। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है और ये आसानी से सभी के समझ में आ सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में क्या बिना जो है ना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के प्रवेश कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, राइट। किसी ना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज उसे लेना ही पड़ेगी, राइट। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपकी आइडेंटिटी, जिस तरीके से आप भुगतान कर रहे हैं, उसके पास n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग आपका एड्रेस वगैरह, राइट। ऐसे ही जब आप बातचीत करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो सिस्टम में बहुत सारा वोलाटाइल डाटा रहता है, जिससे आपकी लोकेशन, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब जो है कंपाइल हो सकते हैं। चूँकि अभी हमारा CDR का डाटा जो है वो केवल आपका बिल बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लिहाजा ये डाटा हम कैप्चर नहीं कर रहे थे। थोड़े से संकल्प के साथ वो सब डाटा कैप्चर हो जाएंगे। तो हमारे 2 डाटा हो गए। एक डाटा हो गया है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर
के पास है और वो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर आईडी। देन सेकंड डाटा है जो कि वोलेटाइल डाटा है, जिसकी अभी कैप्चरिंग नहीं हो रही है। इसकी कैप्चरिंग बहुत कम प्रयास के साथ संभव हो जाएगी। वो वोलेटाइल है, सिर्फ उसको जो है सेव करके फाइल में स्टोर करना है, केवल इतना ही उसमें करना है, थोड़ा सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन करना होगा, उतने से काम बन जाएगा। अब तीसरी बात ये है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हर चीज़ तो हमारे पास आ रही है, चाहे वो एसएमएस के जरिए आ रही हो, चाहे लिंक के जरिए आ रही हो, चाहे वॉइस कॉल के जरिए आ रही हो। और जनरली ये 3 तरीके ही हैं साइबर क्राइम करने के, राइट। तो हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर और उसमें डाल सकते हैं कि जैसे ही आपको सस्पिशन हो, यू हैव टू क्लिक ए बटन और बैकएंड इंजन जो है वो आपकी हर चीज़ को स्टोर करना चालू कर देगा और उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगी। तो यदि सिस्टम आपसे ये कहता है कि ये सस्पिशियस है, राइट, तो बड़ी आसानी से एआई ये बता पाएगी कि साहब ये ओटीपी मांग रहा है। सिस्टम विल जनरेट ए फिक्टिशियस ओटीपी ऑन योर स्क्रीन, जिससे कि आपको बिना हकलाए हुए वो आप ओटीपी पढ़ देंगे। अब आप इमेजिन करिए कि जो साइबर क्रिमिनल को एक फिक्टिशियस ओटीपी मिल रही है और जब वो उसे डालेगा और उसका काम नहीं होगा तो वो अपना सिर फोड़ रहा होगा, अपने बाल नोच रहा होगा और दूसरी बार आपको फ़ोन लगा के गाली देना चालू कर देगा। और ये सब एविडेंस कैप्चर हो रहे हैं। तो कल वो कोर्ट में ये नहीं कह पाएगा कि साहब ये एक्सीडेंटली हो गया था, उसने डिलिबरेटली किया, इस बात का उसके पास कोई बचाव नहीं होगा। हम देखिए, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर नॉट सेंसिटिव। जो भी लोग, जो भी सर्विसेज, जो भी कंपनियां इंडियन स्पेस में आ रही हैं, वो इंडिया से प्रोटोकॉल करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं। जब वो एग्रीमेंट करती हैं, हम उस एग्रीमेंट के क्लॉज में कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जो कि अभी कुछ डाली जा रही हैं, और उसे बड़ी सख्ती से हम डाल सकते हैं कि आप यू हैव टू इस्टेब्लिश ए सर्वर ऑन इंडियन लैंड। तो हमारे लैंड पे होगा तो हमारे ऊपर अमेरिकन कानून लागू नहीं होंगे। तो इंडियन कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए वी कैन हैव फर्दर जो है डायलॉग कि इफ़ यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल चित्रगुप्त आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो नहीं बना पाएंगे, तो वो पैच हम बना के दे सकते हैं कि साहब जो है ना, दैट इन्फॉर्मेशन विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड वुड बी अवेलेबल फॉर टू द डिजिटल चित्रगुप्त। तो इस प्रकार से हम इतने अकाट साक्ष्य जो है विदाउट मच एफर्ट कर पाएंगे। अब आप ये देखिए, यदि हमारा थाने में बिना गए यदि एफआईआर दर्ज हो रही है, और वो भी आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या? इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और यदि 15 दिन में हमारी विवेचना पूर्ण हो रही है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यदि हम एडिशनल जजेस की जो व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी कोर्ट ट्रायल जो है वो कोर्ट रूम में नहीं होगा, कोर्ट ट्रायल विल बी हेल्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लेसेस मेकिंग यूज ऑफ द वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम। उसमें हर किसी की आइडेंटिटी, हर किसी के इतने ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर हो सकते हैं जो आज जो है संभव ही नहीं है। मैंने बहुत सारी जांचें की और उन जांचों के चक्कर में मुझे कई बार कोर्ट में गवाही देने भी जाना पड़ा है, और मैंने ये बात महसूस की है कि वहाँ जो एक मैस का वातावरण होता है, चारों तरफ जो है ना उसका वातावरण होता है, उसमें वो जज महोदय अपना कैसे कंसंट्रेशन रखते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से हम 7 दिन से 30 दिन के अंदर सर्टेनिटी के साथ न्याय कर पाएंगे। यदि आपका जो है 30 दिन यदि अपन मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 31वें दिन तो जज महोदय के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, बिकॉज हम साथ में लाखों ट्रायल एक साथ चलेंगे, और उन ट्रायल करने के लिए जजेस जो है दे विल बी नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 13, 18 एंड 21 ऑफ द CRPC
एंड उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, दे विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम। तो ना तो आपको कार्यालय देना है, ना आप उनको जो है ना वो देना है। तो उचित लोगों को एम्पैनल करके ट्रेनिंग देके वी हैव टू गिव ए सर्टिफिकेट कि दे आर जो है ना सर्टिफाइड जजेस। और चूंकि हम ट्रेनिंग कम समय की देके काम चला लें, तो जो उनकी एजुकेशन है और जो उनकी एक्सपर्टाइज है, हम उसी एक्सपर्टाइज के जज उनको नियुक्त कर सकते हैं। अब आप कमाल की बात देखिए, यदि आप 30 दिन में सर्टेनिटी के साथ यदि जस्टिस और न्याय और कन्विक्शन कर पाएंगे, तो अपराधी का जो आज इंसेंटिव है कि वो जो है इस व्यवस्था में पहले तो पकड़ा ही नहीं जाता है, पहले एफआईआर नहीं होती है, फिर पकड़ा नहीं जाता है, फिर सज़ा मिलना तो दूर की कौड़ी है, और यदि सज़ा मिल भी गई तो अपील में वो इतनी उलझी रहती है कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर के जो है ना हत्या के केस में भी हम जो है ना लोगों को सज़ा नहीं दे पाते सालों साल। तो उस समय यदि हम इसे 30 दिन के जो है ना उसमें एरिया में यदि सपेट सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और मेरा ये मानना है कि जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं वो सब होशियार लोग हैं। वो साइबर क्राइम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें ज़्यादा धन मिल जाए और वो अपनी पत्नी के साथ जो है ना अच्छे होटल में जाएं, विदेश घूमें। दे वांट टू कमिट द साइबर क्राइम जस्ट फॉर गेटिंग इजी मनी। यदि उन्हें मालूम, अच्छा और दूसरी बात है कि हमारी पुलिस रजिस्टर नहीं करती है फॉर वेरी सिंपल रीज़न। उसका एक बहुत साधारण कारण है कि वो उस बोझ से बचना चाहती है। सही अपराध तो जो रजिस्टर हो रहे हैं उससे 1 लाख गुना ज़्यादा है, हज़ार गुना नहीं, 1 लाख गुना। क्यों? क्योंकि वो आपको लिंक भेज रहा है, दैट इज़ आल्सो ए अटेम्प्ट। वो आपको से फिशिंग कर रहा है, दैट इज़ आल्सो एन अटेम्प्ट। उसने आपको धोखा देने की नीयत से फ़ोन किया, दैट इज़ आल्सो एन अटेम्प्ट। ये सब क्राइम हैं। यदि हम इन सभी क्राइमों को सिर्फ जो है ना बिना थाने जाए और उसको रजिस्टर कर पाएँ, और आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से रजिस्टर कर पाएँ, और देयर विल बी एन नंबर ऑफ द विटनेसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। ऐसी पावरफुल व्यवस्था में जितने भी अटेम्प्टेड क्राइम हैं उनको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो अभी इंजन हमने आपको एक्सप्लेन किया है, उस इंजन से ऑटोमेटेड सभी इनफेलिबल एविडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहे हैं। तो पुलिस को जो है ना चालान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम विल जनरेट 65B सर्टिफिकेट आल्सो, तो वो भी जो है ना लफड़ा पुलिस को नहीं करना है। अभी जो चालान पुलिस के सिग्नेचर से दर्ज हो रहे हैं, यदि हम कानून में संशोधन कर देंगे तो वो सिस्टम के डिजिटल सिग्नेचर से चालान पेश होने लगेगा। हम उतना भी बर्डन पुलिस के ख़त्म कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रायल के माध्यम से यदि 30 दिन में सज़ा हो जाए, और एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम और कर दें कि ये सजाएं जो है कॉन्करेंटली नहीं चलेंगी, दैट विल बी प्रोविजन। इट इज़ नॉट एट द मर्सी ऑफ द मजिस्ट्रेट, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द रूल कि जो सजाएं हैं वो कॉन्करेंटली नहीं चलेंगी, कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगी। तो यदि 6 महीने की भी सज़ा होगी और चूंकि आपने 10,000 ऑफेंस कर दिए, तो 10,000 ऑफेंस मल्टीप्लाई द 6 मंथ, वो व्यक्ति मर जाएगा, सड़ जाएगा, वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो होशियार लोग हैं, ये जेल में सड़ने के लिए कभी ऑफेंस नहीं करेंगे। तो लोग बाग साइबर क्राइम करना तो दूर की बात है, साइबर क्राइम करना सोचना भूल जाएंगे। अब आप ये कहेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर साहब भी जुड़े हुए हैं, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आवाज ठीक से नहीं, मेरा कट कट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा एक बार आप देखिए आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है क्या, या आप माइक्रोफोन, आप ईयरफोन हटा के सीधे फोन पे आ जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए, टेक्निकल कारण से हमें इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, तो हम इस बात को जो है आपको कहना चाहेंगे कि
जो भी साइबर क्राइम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा साउंड है, केवल OTP की क्राइम को छोड़ के। वो 10वीं पास के बच्चे भी जो है ना पेड़ के नीचे खड़े हो बैठ के जो है झारखंड के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन और दूसरा क्राइम तो करना इतना आसान नहीं है। ऑलरेडी ओनली द टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीपल कैन डेयर टू डू दैट। और ये लोग इतने समझदार हैं कि ये जेल जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि साइबर क्राइम थोड़े से एफर्ट्स में 6 महीने से 1 साल के अंदर ये लोग बाग की सोच के बाहर निकल जाएगा। अब यदि विदेशी सॉइल के ऊपर कोई क्राइम होता है तो देन वी कैन डेवलप सम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कि मास्किंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उन कंट्रीज़ को जो है जब तक साइबर स्पेस में, इंडियन साइबर स्पेस में नहीं घुसने देंगे, जब तक वो ये कमिट नहीं करेंगे कि या तो वो अपराधी को हमको सौंपेंगे या जो लॉस होगा उसको वो कंपनसेट करेंगे। यदि इस तरीके के हम प्रोटोकॉल, चूँकि इंडिया इज़ नाउ इन ए डोमिनेटिंग कंडीशन, इंडिया जो है एक बड़ा मार्केट होने के कारण इंडिया कैन डिक्टेट। आपके जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं इनके मैक्सिमम क्लाइंट्स इंडियन हैं। इवन जो आपका व्हाट्सअप है उसकी टोटल संख्या जो इंडियन यूज़ करती है और बाकी जो कंट्री के मिला के इंडिया का टोटल नंबर ज़्यादा है। तो वी आर इन ए डिक्टेटिंग टर्म। लेकिन ये हमारी असफलता है कि हम इस तरीके की चीज़ों को नहीं करते हैं। प्रॉब्ली जिनको एग्रीमेंट करने का अधिकार है उन्हें जो है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एंड वो जो आपस में तालमेल होना चाहिए या उसमें जो है ना कोई पुलिस ऑफिसर बैठना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी ऑल जो है ना सच जो है ना एग्रीमेंट शुड रिक्वायर द, इट शुड बी हैविंग द अप्रूवल ऑफ द पुलिस आल्सो। देन पुलिस रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उस एग्रीमेंट में वो हो जाएंगे। ये बहुत आसानी से सुनिश्चित कर किया जा सकता है। और यदि इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 साल में जो है डूइंग साइबर क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। आई एम टॉकिंग इंक्लूडिंग द डीप फेक, आई एम टॉकिंग इंक्लूडिंग जो है जो डार्क वेबसाइट्स हैं उनका भी एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। वी कैन मेक ए लॉ कि हैविंग ए डार्क वेबसाइट इटसेल्फ विल बी ए क्राइम, फिनिश्ड। People will not be having a dark website because the moment they will have a dark website, that itself will be a cognizable crime. तो हम जो है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और इन दोनों को जोड़ के बहुत सशक्त व्यवस्था पैदा कर सकते हैं। और जैसे ही हम साइबर क्राइम फ्री भारत को थोड़ा सा कोने पे ले जाएंगे, क्योंकि 100% तो साइबर क्राइम फ्री होगा नहीं, क्योंकि लोग बाग रिस्क लेके भी साइबर क्राइम करेंगे। तो जो रिस्क लेके साइबर क्राइम कर रहा है उसको जो है रोकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यदि उसका पेट खाली है और वो इसलिए क्राइम कर रहा है कि उसे 2 जून की रोटी मिल जाएगी और एक छत मिल जाएगी, तो ये हमारी व्यवस्था की कमी है। क्योंकि वो क्रिमिनल यदि पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए और एक छत पाने के लिए यदि जेल जा रहा है तो ऐसे अपराधी को कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो उन अपराधियों को छोड़ के अधिकांश क्राइम को रोका जा सकेगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एंड पे जो है ना सॉल्यूशंस क्रिएट करके डूइंग दैट क्राइम विल कुड बी मेड मोर डिफ़िकल्ट। तो एक अवेयरनेस से क्रिएट किया जाएगा और दूसरा जो है बाय हैविंग द मोर एंड मोर जो है ना प्रोविजंस। आई सल्यूट माई इंडियन बैंक्स कि वो जो है जो सिक्योरिटी प्रोविजंस कर रहे हैं वो विश्व के दूसरे कोनों में भी नहीं हैं। दैट काइंड ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल। सो आई रियली जो है ना सल्यूट इंडियन कंपनीज, और हम इंडियन बच्चों की भी बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम साइबर क्राइम फ्री भारत कर लेते हैं तो फ़ोन पे से, बेसिक फ़ोन पे भी जो है पैसे का ट्रांजैक्शन अब संभव हो गया है। हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। अब हमने, यदि आप ध्यान से पढ़ें, शायद अभी इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, इसके पहले के डॉक्यूमेंट में हमने ये बात लिखी थी कि हर इंडियन के 5 निशान होंगे। वो जैसे ही पैदा होगा उसको एक मोबाइल नंबर अलॉट हो जाएगा। यदि वो गरीब जगह है तो उसको अपन मोबाइल फ़ोन भी दे देंगे, राइट, बेसिक फ़ोन दे देंगे। उसको एक बैंक अकाउंट मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसको पैन कार्ड मिलेगा। ऐसे 5 निशान हर भारतीय के होंगे।
और आधार तो रहेगा ही रहेगा। तो हम जो है ये सब चीज़ें, एंड देन जो है दिस नंबर विल नेवर बी चेंज्ड, तो नंबर में बी पोर्टेड आउट टू एनी सर्विस। और यदि आप एडिशनल नंबर रखने पर भी धीरे से फिर हमें प्रतिबंध करना पड़ेगा, या हम मैक्सिमम 2 नंबर कर सकते हैं, उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर कर सकते हैं। इस तरीके से हम साइबर क्राइम को 100% रोक सकते हैं एंड वी कैन इनेबल डिजिटल पेमेंट। और जब हम ये दो के थोड़े से नज़दीक पहुंच जाएं तो हमें इमीडिएटली पेपर करेंसी को डीमोनेटाइज करना चाहिए। देयर विल बी नो पेपर करेंसी एंड देयर विल बी ओनली 2% ट्रांजेक्शन फीस। This 2% transaction fees would be generating so much resources for the country. It will be 10 times more than what the total resources are being generated today. तो 10 गुना जो है ये पेपर करेंसी फ्री भारत क्रिएट कर देगा, और 10 गुना राशि जो है वो क्राइम फ्री भारत दे देगा इनको। हमारा जो 5 रेवेन्यू मॉडल है, that will give the 10 times more revenue which government is creating through the present sources. It means आप टैक्स फ्री भी हो जाएंगे और आपको डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू अवेलेबल होगा। तो आपको जो है हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, तो फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भारत को हमें पैदा करना होगा। हमें जो है ढेर सारी और चीज़ें हैं जिसमें बेसिकली आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ ड्रीम ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मेरे पास जो एक मॉडल है जिसमें हम किसानों पे कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे और उसकी आमदनी को ओवरनाइट हम 5 गुना कर पाएंगे, और 5 साल में तो शायद वो 25 गुना हो पाएगा। जैसे पहले भारत समृद्ध था, तो भारत इसलिए समृद्ध था क्योंकि वो हर चीज़ को सोने के भाव में बेच पाता था। वो इसलिए समृद्ध था कि उसके मसाले भी सोने के भाव में बिकते थे, उसकी साड़ियाँ भी सोने के भाव में बिकती थी, इसलिए वो समृद्ध था। आने वाले समय में भारत रॉ मटेरियल को नहीं बेचेगा, उसको प्रोसेस चीज़ों को भेजेगा, उसमें औषधियाँ मिलाई जाएंगी, उसको दीर्घायु बनाया जाएगा, और खाने आपको स्वस्थ होने के लिए, बीमार होने के बाद जो है भोजन आपका जो ना दवा होगी। तो भारत जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रीम में जाएगा। आज जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, WHO, दे आर डिक्टेटिंग। आज जो है हमारे लोग जो है खाना कम खा रहे हैं, प्रोटीन्स कम खा रहे हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं। आज आप ये देखिए कि टेबल पे जो है भर भर के दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो हम लोग दवाइयाँ खाने के जो है ना आदी होते जा रहे हैं, और हमें गाए बगैर हर चीज़ में दवा दे दी जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी चौपट हो रही है, हमारा रेजिस्टेंस होता जा रहा है। हमें पहले देखिए आप जो है ना 3 दिन के एंटीबायोटिक से काम चल जाता था, फिर 5 दिन का हुआ, फिर 7 दिन का हुआ, अब तो 10-10, 15-15 दिन बाद जो है ना के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। और 15 दिन या 10 दिन आप एंटीबायोटिक खा के आपका शरीर जो है ना घूम जाता है, आप ठीक ढंग से चल नहीं सकते, आपको चक्कर आते हैं, आपका शरीर इतना बेकार हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग जो है ऐसे जो है महाअभियान को हम एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाएं, और वो भी अपने एनर्जी मॉडल के माध्यम से। आप लोग सालिक राम जी, आप अपने अनुभव से बताइए आपका क्या कहना है। आपने मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे शुरू से सुन रहे होंगे। हाँ जी, हाँ, मैं रेगुलर सुन रहा हूँ सर। इसको अभी मैंने ही ऑफ कर रखा था माइक। प्लान जो है वो इसको तो कोई डिनाइड कर ही नहीं सकता सर। इम्प्लीमेंटेशन का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सभी हो जाएगा। दोनों तीनों प्लान आपने जो बताए हैं
तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोच की प्रॉब्लम है। और हमें आप क्षमा करेंगे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कांग्रेसी सपोर्टर होते हैं। मैं जानबूझ के जो है ना नेहरू जी का नाम लेता हूँ, क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी कंधे पर ट्रेडिशन सेट करने की जिम्मेवारी थी। ये बड़ी दुख और लज्जा की बात है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री होने के पद का कर्तव्य जो है अधिकांश जगह पे नहीं निभाया है। और चूंकि सत्ता उनके हाथ में थी, इसलिए किसी ने उनके ऊपर दोषारोपण भी नहीं कर पाया। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ, पार्टीशन हुआ उसके पहले 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन के तहत हत्याएं, बलात्कार और सब चीज़ें की गई थी, उनके बैकग्राउंड में एक बच्चे को भी अनुमान हो सकता था कि रेड क्लिफ ने जहाँ लाइन खींची है, जहाँ भारत और पाकिस्तान बनाया है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। इसका मतलब है वहाँ हिंदू बाहुल्य में थे। यदि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया जाएगा तो ये अनुमान लगाना बहुत सरल था कि मार काट करके उनको भगा दिया जाएगा। यदि मैं कह रहा हूँ, माननीय नेहरू की जगह यदि एक दूध पीते बच्चे को भी यदि हम प्रधानमंत्री बनाए होते तो वो भी इस बात की चिंता पालता, इस बात के प्रोटोकॉल बनाता। यदि उस पुलिस फोर्स कम थी, आर्मी कम पड़ रही थी, तो उस समय तो फ्रीडम फाइटर्स पूरे देश में भरे पड़े थे, हम फ्रीडम फाइटर्स को इन्वॉल्व करते। लेकिन हम जो है सुरक्षित लोग जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, ये दूध पीता बच्चा भी सुनिश्चित कर सकता था। मेरा ये मानना है कि क्या रही होगी क्या नहीं है वो उसके मुताबिक हो सकता है। नहीं, उन्होंने हम ये जो कह रहे डिसीजन हैं लिए प्रयास तो होना चाहिए था, सोच तो होना चाहिए था, हाँ चिंतन तो हाँ, होना वो चाहिए थी, बातचीत तो होना चाहिए थी। बातचीत भी कहाँ है, बताइए ना आप मुझे। मेन तो विचार की बात है ना, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच है, किस तरह से किस तरफ वो डायरेक्शन क्या है, उसके मुताबिक ही चलता है ना सर। तो डायरेक्शन हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने उस डायरेक्शन समय ये क्या है कि वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था और जो है गांधी जी और अंग्रेजों की कृपा से जो है ना प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने जो है अंग्रेजों को कितना उपकृत किया कि आर्टिकल 333 डाल दिया। आर्टिकल बिल्कुल बिल्कुल 330 ये कहता है कि पार्लियामेंट में 2 जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा और हर विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा। भाई साहब, ये एंग्लो इंडियन कौन है और ये हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगे और किसका हित साधेंगे और क्यों सर। साधेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट हो गए हैं, इसके बाद भी तो इतनी सरकार में लोग आए हुए हैं ना सर। किसी ने 100 के चर्चा की, आसपास इस तो बात की चर्चा भी नहीं हाँ, की। वो ही कह रहे अच्छा हैं। वो तो अच्छा, कभी अब अगर हम जब भी आपको सोच में आप ये बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 3 साल तक जो है चर्चा की। किसी ने ये बात सोची कि जिस क्लॉज पे वो चर्चा कर रहे हैं वो क्लॉज उनके हाथ में कहाँ से आए? नहीं, वो क्लॉज वही बात है ना कि जैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम बता रहे हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन था, तो उसमें सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। बाबा साहब नहीं, को सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो हैंड ओवर किए अपने अपने सालिक राम लिए। जी, मेरा उनको फिर देखिए, उनको पार्लियामेंट में भी मैं एक इन्फॉर्मेशन हाँ जी, आपको देना चाहता हूँ कि यदि हाँ आप सर। इंटरनेट पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पे जाइए तो उसमें बड़े डिटेल दिए गए हैं कि आप फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ, उसको धन्यवाद दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल वो सर देखा है, राइट। मैंने पढ़ा तो हुआ है। इसका तो मतलब उसमें ये बहुत है सारे कि लोग थे। वो आर्टिकल पहले से उस संविधान कमेटी के हाथ में थे और ये जो है ना पहले से जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो 7 लोगों ने बनाया था। ये सर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल डोमेन में क्यों नहीं है? हाँ, और वो सभी ये आर्टिकल मुझे सभी ने जो अपने है अपने बताया दिए गया हैं। है, दो इट इज़ नॉट माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ कि हाँ माननीय जो है नेहरू जी चाह रहे थे किसी इंग्लिश वकील के माध्यम से उसे वो परिष्कृत कराना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी के जिद के कारण जो है ये ड्राफ्ट कमेटी बनाना पड़ी। अदरवाइज हो सकता था कि ये ड्राफ्ट कमेटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ नहीं होते। लेकिन जो भी है, हाँ, नहीं वो तो गांधी जी ने ही इंसिस्ट किया था, अदरवाइज तो उनको लिया ही नहीं जा रहा था कमेटी तो चेयरमैन में भी और कैबिनेट में भी। बिल्कुल ठीक बात है। वो अब तो आप ये देखिए, बिल्कुल अब आप ये देखिए कि 80% क्लॉज जो है हमारे संविधान में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, राइट। फिर जो है आपने जो है
पाकिस्तान ने तो जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन को नहीं बनाया, इन्होंने जो है गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया। इन्होंने हर Yes, sir. चीज़ जो है अपनी अनुमोदन के लिए इंग्लैंड भेजी है, हर चीज़, लीव की एप्लीकेशन भी, राइट। तो ये तथ्य जो है आम आदमी को नहीं मालूम है, राइट। अब आप ये देखिए, अंग्रेजों ने जो नियम कानून और व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, हमारे मित्र जो है ना सहमत होंगे मुझसे इस बात से कि उसमें बिना कॉमा और फुल स्टॉप जो है ना बदले उस सबको हमारे ऊपर थोप दिया गया। तो हमारे ऊपर जो नियम कानून थोपे गए हैं वो गुलामों वाले हैं। फिर जो है उन नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी अंग्रेजों ने बनाई थी, जिसमें पुलिस आती है, जो कि आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें जुडिशरी आती है, ये तीनों अंग जो है, दो चीजों की ही कमी रही है। एक तो अवेयरनेस आम पब्लिक में नहीं है, उस चीज को पब्लिक डोमिनेट में आया नहीं। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन की नियत नहीं रही है प्रॉपर। उसमें अगर कोई जरूरत है तो इतने संशोधन हर जगह हो सकता था, वो किया है। अब रही बात है कि हमारी नियत साफ होनी चाहिए ना, कि उससे हमें कितना बेनिफिट पब्लिक को होगा और कितना लीडर्स को होगा, ये पोजीशन आ जाती है। तो पब्लिक तो दूसरे हमारा नंबर पर आ कहना जाती है है, कि लीडर्स नंबर पर आ पब्लिक जाती का हित, देश का हित और नेताओं का है। हाँ, हित वो एक होना चाहिए। बिल्कुल यदि ये ये एक होना, वो नहीं नहीं है है तो ना कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी के बारे में इशारा है। सर। हित तो तीनों है ना, सभी का हित देखना है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? तो प्रायोरिटी लीडर्स की पहले आ जाती है, फिर पब्लिक की आती है, फिर कहीं हम कंट्री को देखते हैं। कंट्री का अगर टोटल अगर इस तरह से सोच आ जाए तो ये पोजीशन ही आज की 75 साल बाद अभी आज हम हर चीज से ग्रसित है। कौन सी चीज जहां में आप पब्लिक कह रहे हैं, मैं उसे थोड़ा सा संशोधित करूंगा। उसे यदि आप पब्लिक की जगह वोट बैंक कहो तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो करेक्ट रहेगा, नहीं, बिल्कुल क्योंकि वो सब ठीक है। वो पब्लिक तो पूरी हो गई है, वो पब्लिक की चिंता नहीं हाँ, पालते हैं, वो वोट बैंक की बिल्कुल। चिंता पालते हैं। तो जो राइट्स है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों को है, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं लोग, और उसको तो सेल परचेज में चल रहा है आज की तारीख में। इस वजह से ही प्रॉपर तो कुछ सोचने की उम्मीद ही कम रह जाती है। अब उसको जब तक हम फिल्टर नहीं करेंगे कि भाई ये चीज कैसे खत्म होगी, उस पर हम लोगों को काम करना है, जैसा आपने प्लान कर रखा है। तो हम हमारे जो लीडर्स प्रेजेंट में हैं या जिन्होंने काम किया है, उस पर हम एनर्जी ना वेस्ट करते हुए नई टीम देखिए, तैयार करके अपने मैं आपको लोगों को प्रशिक्षित करके। देखिए नियत नहीं है। देखिए, हाँ, नियत डेवलप करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर से माफी चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, कहाँ से आवाज़ आ रही है? जो बाकी लोग अपना माइक्रोफोन जो नहीं बोल रहे हैं वो कृपया अपना हाँ, वो माइक्रोफोन थोड़ा ऑफ रखें, जिससे डिस्टरबेंस नहीं आएगा। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि नरसिम्हा साहब की गवर्नमेंट थी, राइट। जी हाँ, जी 1991 में एक ठीक। एक्ट लाया गया जिसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, राइट। जी हाँ, जी ये हाँ, जी 8 सेक्शन का छोटा सा एक्ट है। ठीक। ये एक्ट कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के रात तक या उस दिन तक जो चीज़ जिस तरीके से उपयोग में आ रही है वो उसी जो है रिलीजन के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए यूज होगी, और जो पेंडिंग केसेस हैं वो इसी मार्गदर्शी सिद्धांत से के तहत निपटाए जाएं, राइट। और फिर उस सेक्शन 4 में उन्होंने लिख दिया कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसका मतलब ये है कि 1100 वर्षों से आताताई आए, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने भारत को लूटा, भारत में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं को ले गए और 2-2 दीनारों में बेचा, और इस बात के स्तूप भी लगाए, केवल बेचा नहीं, स्तूप भी लगाए जो आज उपलब्ध हैं। जी हाँ, जी हाँ। और फिर उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। यदि उस समय आप में सामर्थ्य होती तो आप ऐसा नहीं करने देते। तो हमारी जो भी मजबूरियां रही हों, हम उतने सबल नहीं थे तभी ये सब वो कर पाए, राइट। हमारी सोच कहीं ना कहीं वैदिक ज्ञान से भटक गई थी, इसलिए वो कर पाए। अदरवाइज
भारत का जो वैदिक ज्ञान है, पावर गेम उसमें- होता है ना सर, जिस पर जो हो गया। नहीं, मैं उसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, भारत के वैदिक ज्ञान के साथ में युद्ध कला जो है, इट वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। यदि नालंदा में युद्ध कला पर जोर दिया गया होता तो क्या जो है ये आताताई आकर जो है वहाँ की लाइब्रेरी को ऐसे जला सकते थे? क्या वहाँ के आचार्यों को सिटिंग डक जैसे उनकी हत्या कर सकते थे क्या? कदापि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम भटक गए, कहीं ना कहीं हम में वो ताकत नहीं थी, कहीं ना कहीं हम निर्बल हो गए, और हमें जो उस समय कर पाना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, नहीं क्योंकि कर हम सके। कमज़ोर थे। और उस चक्कर में उन्होंने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए और भारत माता के चेहरे पे वो उन्होंने बदनुमा दाग किए। क्या लग गया। 1991 की सरकार को ये जुर्रत होना चाहिए थी कि वो भारत माता से कहे कि तुम्हारे चेहरे पर ये जो भद्दे दाग आताताइयों ने और आक्रमणकारियों ने दिया है, तू गुलामों की माँ है, तू इन्हीं भद्दो दागों के साथ जी। मैं 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, मेरे जेहन में उसको देख के ये ख्याल आता है कि वो ये कह रहा है कि भारत माता तू गुलामों की माता है, तू जो बदनुमा दाग तेरे चेहरे पे दिए गए हैं, तू तेरी नियति है, तू इन्हीं दागों के साथ जी। और तेरे ये भारतीय गुलाम जो है, इन्हें तो मैं इतना हक भी नहीं दे रहा हूँ कि ये न्याय की गुहार कर सके। अब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया है कि हम जो है उसको नहीं रिपील करेंगे। हमारी तो मांग है कि इसको रिपील करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए अगेंस्ट द नेशन। ये हमारे राष्ट्रीयता के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्रीय धरोहर के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्रीय कल्चर के विरुद्ध है। और मेरा ये मानना है कि नहीं सर, कोई भी मुस्लिम भाई 91 में एक्ट, पार्डन मी सर 91 में जो एक्ट आया वो के कारण से ही बना कि भाई इस तरह से अगर विध्वंस हम करते रहे और पास्ट में जो हुआ है उसको हम उखेड़ते रहे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? मैं तो बड़ी क्यों सिंपल पर सी बात कह क्या- रहा हूँ कि हमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ही जो है ना एड्रेस करना चाहिए। इस पार्ट को एड्रेस करने के लिए अलग मशीनरी रहे, जो उस पर आयोग रहें जो काम करें। और हमारा एक मानना ये भी है कि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान उन आताताइयों से अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई करें? हमारे मुस्लिम भाइयों को जो बाप दादा थे, जो हिंदू थे, उनको इन्होंने प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। हम इस बात को मानते हैं कि हमारा सर आर्टिकल मुझे जस्ट कंप्लीट कर लेने दीजिए। 20% 20% या 25% हम कैलकुलेशन अगर नहीं, मैं एक की मिनट करते हैं तो इसमें देखिए, मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात कंप्लीट, फिर आप कहिए। सर मुझे एक मिनट, मैं सिर्फ हाँ इतनी बात एक मिनट सर, इसमें 20%, हाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम से हिंदू बन जाइए। मैं उनको आर्टिकल 25 के तहत जो भी धर्म मानना है वो माने, जिस धर्म का प्रचार करना है वो माने, लेकिन दूसरों को धर्म जो है ना मानने के लिए बाध्य ना करें। नंबर सर 1। आज की तारीख में एक ही लाइन है हमारे सामने कि ना तो हम रामायण को मान रहे हैं, हम संविधान को मान रहे हैं। अगर तो हम संविधान की बात करेंगे, संविधान में हम किसी धर्म को बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी धर्म को ना हैं ना हम उसका विरोध कर सकते हैं। तो हम उसी बात पर उस चीज को जो कहते हैं ना कि ये क्यों 91 का एक्ट आया, तो मेरी समझ में ये आ रहा है, कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह की रहे हैं। बातों को धूल डालो, आगे हमें बढ़ना है तो उन चीजों को अगर हम खेड़ते रहेंगे या करते रहेंगे जैसा कि नहीं, लेकिन उसमें हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं हो पा रहे। देखिए, माइनस भूलने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप सही है। भूलने का सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आगे जो है ना दिक्कत ना आए। जी हाँ, हमारा मानना ये है कि आर्टिकल 25 के पालन के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए, एक छोटा सा 4-5 सेक्शन का कानून बनाना चाहिए जो ये कहे कि कोई भी व्यक्ति यदि आर्टिकल 25 के जो है विरुद्ध काम करता है तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी और संपत्ति भी जब्त की जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, सब धर्म के लोग शांति से रह पाएंगे, अपने धर्म को जो है ना मान पाएंगे, अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए जो है
ये जो मूर्खतापूर्ण प्रचार है उसको आधार बनाते हुए जो सर कलम करना, जन्नत जाना, 72 हूरें मिलना, इस तरीके की बकवास जो है, जो कि भ्रामक है, जो निश्चित नहीं तौर सर, पर वही यही मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में जो दोनों पक्षों, दोनों कम्युनिटियों की तरफ से जो भी वो दंडता हो रही है, वो देश के हित में तो नहीं है ना सर। तो एक दूसरे को हम 10% तो पहले किसी ने जो है ना कदम तुष्टीकरण चलते हैं, किया। दूसरा 20 चलने को सालिक ये राम जी, ठीक नहीं। सालिक राम जी, पहले हाँ किसी जी, ने तुष्टीकरण किया, राइट? अब जो है ये उसको भुना रहे हैं, वो ठीक है। ये हाँ भुना रहे हैं उसको, बस बात वही है। हाँ हाँ जी, तो हमें ना भुनाना परमिट करना चाहिए, ना तुष्टीकरण परमिट करना चाहिए। सभी नागरिक जो है भारत के हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, वो जी हाँ समान जी, नागरिक संहिता के तहत जिए, क्योंकि वो एक ही खाना खा रहे हैं, उनको जीने एक का ही स्वतंत्र वातावरण अधिकार में जी रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो जो है अलग अलग कानून, अलग अलग उसमें हों। और ये धर्म के प्रावधान जो है ना, मानवीय मापदंडों पर भी उचित होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे समय यहाँ पर जो लचर व्यवस्था है, वो इसलिए लचर है क्योंकि हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का ढांचा लचर बनाया है। हमने उसे जी हाँ जी वो हाँ। ताकत नहीं दी है, और हम उसे एज ए पर्सनल सर्वेंट यूज कर रहे हैं। नाउ वी डू नॉट हैव ए इम्पार्शियल एफिशिएंट पुलिस, वी आर हैविंग आवर ओन पुलिस। तो हर पार्टी अपनी पुलिस चाहती है, अपने लोगों को पोस्ट करना चाहती है, और उनके गुंडों को आप शरीफ आदमी कहिए और दूसरों के शरीफ सर आदमी को गुंडा करिए, उनको जेल में भी भर सर दीजिए। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ना, सब पॉलिटिक्स, ये मामला इस वजह से सब खराब हो रहा है। अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो आदमी काम करे, वो तो एक दूसरे बने हुए हैं सर, तो डिटर्मिनेशन नहीं है। अपनी ड्यूटी को प्रॉपर निभाने के लिए प्रेशर जब आते हैं तो उधर हो जाते हैं, तो हम लेक्चर। तो यदि हम जो है ये अंग्रेजों की लॉर्डशिप व्यवस्था की बजाय अकाउंटेबल व्यवस्था करते, और हमारा हाँ हाँ ब्यूरोक्रेट यदि बिल्कुल। सही निर्णय नहीं लेता और उसे कंपनसेशन देना पड़ता, तो वो रात में जग के भी सही निर्णय लेता। आज वो सही निर्णय इसलिए नहीं लेता है कि सही निर्णय लेने ना लेने से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर जो इसी तरफ के कदम बढ़ रहे हैं, तो उधर तो लानी होगी ना, तभी हम उन कामों को कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए नहीं लगता कि प्रेजेंट के जो लीडरशिप है, या हमें उनसे, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएं, समझ में आ जाए। देखिए, मेरा इसमें मेरा बड़ा छोटा मानना है। नहीं सोच। जो आप कह रहे हो मैं उसके पूरा तायद कर रहा हूँ कि वर्तमान लीडरशिप उसे मानेगी कि नहीं मानेगी, और इस पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और आपका जो भय है वो मेरा भय भी है कि वर्तमान लीडरशिप मानेगी कि नहीं मानेगी, इसे बहुत ज़्यादा जो है ना विश्वास के साथ कहना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात मानते हुए, जो उन्होंने रामचरितमानस में एक मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो बात कही है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होय न प्रीत। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं इस एक चौपाई में। एक एलिमेंट है अनुनय, विनय और प्रार्थना का। दूसरा एलिमेंट है कि आप जो है उस पोस्चर में आ रहे हैं जब आप अपने डिटर्मिनेशन को बता रहे हैं कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो सूख जाओगे। जी हाँ। और तीसरा है जब आपका समाधान आ रहा है, समाधान चाहे वो नल नील के माध्यम से मिला हो या समुद्र को सुखा के मिला हो, तीसरा जो है उसका जो संदेश है समाधान। तो हमें इन तीनों चीज़ों को, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमें अनुनय विनय प्रार्थना करना चाहिए, और यदि अनुनय विनय प्रार्थना से वो नहीं मानते हैं तो हमें इतनी सामर्थ्य और शक्ति पैदा करना ही पड़ेगी जो कि क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल पैदा कर रहा है। तो मेरा इसमें मानना है कि हमारा इसमें ये मानना है कि हमें कि लास्ट में धनुष बाण ना उठाना पड़े। हाँ, यहाँ धनुष बाण हम अलग तरीके का उठाएंगे।
यहाँ पे हाँ धनुष तो वो हमारा सर चंद्र जी के पास वो आप हथियार बिल्कुल था, ठीक कह रहे हैं। हमारे पास दूसरा हथियार, हमारे पास दूसरा हथियार है ना। बिल्कुल ठीक करेंगे बात है। वोट आज का का अधिकार है, धनुष्मान होगा हम उसको कि आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचिए और वहां पर अपनी जो है बिल्कुल ना बिल्कुल विधायक शक्ति का उपयोग करते बिल्कुल हुए जो अभी जी हाँ अंग्रेजों जी के बनाए हुए नियम कानून और व्यवस्था लागू है उसमें सामूल परिवर्तन करते हुए एक प्रजातांत्रिक अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लाई जाए जहां बिल्कुल बिल्कुल हर किसी की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉर्ड कोई भी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इवन जज विल नॉट बी लॉर्ड। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय देते लॉर्ड हैं लॉर्ड इज नॉट, लॉर्ड मींस तो इट इज नॉट गुड सर, ये तो बस गुलामी वाला संदेश है। तो हम अभी तो किसी वही को व्यवस्था है। ठीक है, आप कहाँ हैं अभी हम वो कहाँ आप हैं, कोई मी लॉर्ड इंसान करें चाहे ना करें, लेकिन वो तो लॉर्ड हैं और व्यवस्था भी लॉर्डशिप की है, हाँ हाँ चल रही है सर, चल रही है। तो मेरे इसको तो ख्याल से हटाने की जरूरत है। आओ हम सब संकल्प करें कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन सिर्फ 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को जोड़ें और जिन 10 लोगों को आप जोड़ रहे हैं उन्हें संकल्पित करिए कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं या यदि मान लो किसी कारण से ये समय सीमा में 10 नहीं हो पा रहा है, हम 2 कर पा रहे हैं, तो हम 9 दिन की जगह उसे 9 महीने में पूरा कर लेंगे, लेकिन सर ये करेंगे उसे संकल्प के साथ। यदि हाँ, हम आपने संकल्प के बिल्कुल साथ ठीक ये रखा करते हैं तो हमारी सामर्थ्य 100 करोड़ की होगी। और जब हम थाली रूपी शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, अंधकार को दूर करते हुए यदि हम कोई बात करेंगे तो हमारे चुने हुए नेता मेरे ख्याल से इतने समझदार हैं कि वो हमारी बात को समझकर और उसके पीछे नहीं सर बिल्कुल, इसके लिए तो सब बस केवल जगाने की देर है, थोड़ा पावर वो भी देखते हैं ना कि कितनी पावर है, तो मेन तो है कि हमें पावर। तो जहाँ तक आपने पावर की बात कही उससे मुझे एक याद आ रहा है कि जब वैदिक समय में या उसके बाद जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ है तो हमारे पूर्वजों ने कभी भी आसुरी शक्ति का मुकाबला बिना तपस्या के नहीं किया है। पहले उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं से वरदान और अस्त्र प्राप्त किए और उन अस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर फिर उन्होंने असुरों को हराया। तो आज का जो वरदान है ये ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जो है ना ये शक्ति यदि अपन हासिल कर लेंगे तो इस वरदान के साथ यदि हम आज की व्यवस्था को आसुरी व्यवस्था कहते हैं तो हम उसे निश्चित रूप से पराजित कर पाएंगे। और उसको पराजित करने के लिए आपको जो है पार्लियामेंट्री का सहारा लेना पड़ेगा और आपको अत्तगत्वा पार्लियामेंट में पहुंचकर नियम कानून और व्यवस्था बनाना होगी। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरा रास्ता जो है वो रेवोल्यूशन का है एंड आई डोंट प्रेफर दैट pathways because that is having the lot of नहीं सर, वो हमें पार्लियामेंट का ही दरवाजा खटखटाना होगा और उसकी चाबी क्योंकि हमारा हमारे मानना है हाथ कि जो में है, रेवोल्यूशन है वोट। वो पूरे सिस्टम को शेक कर देता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और जब डिस्ट्रक्शन के बाद वो सेटल होगा तो सेटल वो आपकी इच्छा के हिसाब से होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दैट्स व्हाई revolution is not a really better way, but ensuring the changes through the parliament is a better option. तो अब आज की आवश्यकता है कि हम जो है चंद्रगुप्तों को खोजें जो एनर्जी के साथ लोगों को अपने समूह में जोड़ें और उनके माध्यम से जो है हम थाली बजाकर दीपक जलाकर शंखनाद करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का जो है एक आधार बने। आओ हम सब शपथ लें। आज सर नारी शक्ति को बधाई देनी होगी, इन्होंने एक साथ 2 आदमी जोड़ दिए आज। जी 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 इन्होंने पोजीशन पा ली है सर। जी जी शी इज विनर भाई। यस हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सेकंड पोजीशन। नहीं वो सेकंड पोजीशन लिखा है लेकिन कल मेरा 5 लोग तो जुड़ना मत करते। बेसिकली उसको 1 1 का और 3 लिखना चाहिए था, वो 1 2 3 लिख दिया। नहीं बेस्ट
और उसमें जो है ना वन में तो जो है ना इसको भी रश्मि को भी वन लिख सकते थे। देयर वाज नो बेसिस कि अदर पर्सन शुड बी वन। चलिए, नहीं ठीक है ये सॉफ्टवेयर को जो है ना अपन इतनी माफी दे देते हैं। नहीं नहीं दैट वो उसमें ठीक चल रहा है जो कि बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है। यदि आप लोग की हाँ इजाजत सर, हो हो तो गया। आप अपने एक मिनट में अपने व्यूज रखिए और कैसे जो है हम ज़्यादा एनर्जी जो है प्रभावित करते हुए इसको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के रूप में बाहर निकालें और कैसे हम जो है रियली इस देश को उस दिशा में ले जाएं जो शुरू में दिग्भ्रमित कर दिया गया और लोगों को वो रास आया, इसलिए आज कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखिए, आप इन पुलिस की बात ले लें तो इतने सारी कमेटी और कमीशन बनाए गए, एक कमेटी कमीशन जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं की गई, सब धूल चाट रहे हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु का जजमेंट दिया और अपेक्षा की थी कि पुलिस जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो है ना मुक्त हो जाएगी। आज जो है सिपाही से लेके डीजी पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होते हैं, पॉलिटिकल मेहरबानी से जो है ना ही बने रह सकते हैं और पॉलिटिकल चातुकारिता के अलावा उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं है और पुलिस के ऊपर कंप्लीट एंड फुल कंट्रोल इन राजनेताओं का हो गया है। इतना फॉल्टी ढंग से जो है ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट यही सर बड़ा खतरनाक है अपने देश में। क्या खतरनाक है? यही जो आप कह रहे हैं ना कि पुलिस जो है हर चीज जो है नेताओं के अधीन है। नहीं, खतरनाक है हमारे उन्होंने पुलिस अपने पर कंट्रोल प्रजातंत्र में की। कर ली है और कर लिए है ना, तो हाँ, वो और तो गलत उसका कारण हमारी मानसिकता है। देखिए, हाँ। हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से आए, किसी पॉलिटिकल मेहरबानी से नहीं आए, राइट? बिल्कुल। संविधान में जो है 4 सेक्शन 4 आर्टिकल आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं। फिर आप छोटे से लाभ के लिए, छोटी सी पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय हित को किनारे रख के इनके जो है व्यक्तिगत सर्वेंट बन रहे हैं और इनके अपराध के भागीदार बन रहे हैं। आज ये मुझे बताइए कौन नेता है वो बिना ब्यूरोक्रेसी के लिए के कोई भी भ्रष्टाचार या बदमाशी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमारी मानसिकता जिम्मेवार हो सकती है, लेकिन अंततः जो परिणति है वो ये है कि पूरी तरह से व्यवस्था जो है अब राजनेताओं के कंट्रोल में है और हम जो है सही व्यक्ति को, जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता है बदलने की या करने की, उस व्यक्ति को तो ऊपर हम चढ़ने ही नहीं देंगे। देखिए, आप ये बताइए, अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, राइट? यूपी ये सरकार में ही लोकपाल एक्ट बन गया। 5 साल तक तो कोई लोकपाल महोदय पोस्ट नहीं हुए। तो 2019 में, मार्च 2019 में एक लोकपाल महोदय को पोस्ट किया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे अभी 5 लोग हैं हम लोग, क्या हम में से किसी को भी लोकपाल महोदय का नाम मालूम है? नहीं होगा, नहीं। तो हमने कितनी बड़ी शख्सियत को पोस्ट किया कि उसने 3.25 साल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लोकपाल महोदय का नाम भी मालूम पड़ जाए। यही सर है ना, इच्छा शक्ति वाली बात है ना। नहीं, ये मैं ये कठपुतलियां पसंद करते हैं, नहीं इसका करते हैं, वो कठपुतलियां पसंद करते हैं। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका कारण ये है कि बहुत सोच समझ के ऐसे पात्र बिठाए जाते हैं जो आपने शब्द यूज किया है, जो कठपुतलियों जैसे इशारे पे काम करें। आप ये देखिए कि जो अधिकारी थोड़ा सा भी अमीनेबल नहीं है, उस अधिकारी को आप जो देखिए कि साइड ट्रैक करके ही रखा जाता है। तो एनीवे, अब समय आ गया है कि व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए और उस बदलाव की जो अलग है वो क्राइम फ्री भारत मिशन का एनर्जी मॉडल लाएगा, क्योंकि एनर्जी मॉडल में जो है वो शक्ति है जो और कहीं नहीं है, जहाँ कोई आपको रिस्क नहीं है, जहाँ कोई आप खतरा नहीं उठा रहे हैं, जहाँ आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, जहाँ आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपना भला कर रहे हैं और अपने से जुड़े लोगों को भला कर रहे हैं, उनको ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और जो संयुक्त ऊर्जा है उसके माध्यम से बदलाव का
सख्त आधार जो है ना आप पैदा कर रहे हैं। जरूर जरूर, डू यू एग्री विथ मी? ठीक है सर, सुनो सर। तो यस यस। आज जो है ना अभी बैकग्राउंड में 16 पार्टिसिपेंट हैं। जी हाँ जी इन हाँ। 16 पार्टिसिपेंट से मैं अनुरोध करता हूं कि ये इतना हिम्मत जुटाएं कि ये on नहीं record सर, जोड़- 19 थी, अभी 16 हो गया। 19 पहले कितने से थे? 19 थी, 91 19 91। अच्छा 19। 19 19 सॉरी वो ओके 19 थी, तो अभी पार्टिसिपेट कम गया, 19 थी। नहीं तो एनीवे ये सब जो है ना नींव के पत्थर है सब। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि नींव के पत्थर हैं जो बैकग्राउंड में रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उसे श्योर, implement श्योर, करने वो के लिए implement पूरी करते हैं। ताकत भी लगा देंगे। नहीं सर, मैंने गलत बोल दिया, ये मेरा बचपन कोई की बात आदत है, कोई नहीं भी नहीं कोई बोलते बात हो नहीं, ना कोई उल्टा बात बोलते नहीं, हो। वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई समझ बात लोग समझ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, तो ओ, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो इस मीटिंग को अपन यहीं पे समाप्त करें। सर बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। इजाजत की क्या जरूरत है, चलिए। मीटिंग तो तो खत्म करना है। चलिए इस संकल्प के साथ कि हम लोग और ज़्यादा एनर्जी से बढ़ेंगे, हम अपने साथ जो है दूसरे समाज सेवी संगठनों को, दूसरे ऐसे लोगों को जिनका अपना जीवन जो है एक अपने आप में मिसाल रहा है, उन्होंने बहुत सारे अपने श्रम के कारण लोगों को जोड़ा है, ऐसे जो है ना महापुरुषों को जोड़ के हम उनकी ऊर्जा का फ़ायदा उठाते हुए इस महा ऊर्जा मंडल को शायद कुछ कम समय में निर्मित कर पाएंगे। तो हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के उन ऊर्जा मंडलों को खोजें और उनको अपने से जोड़ें और उनसे ये भी कहें कि साथ में आपको प्रतिष्ठा पॉइंट का भी ध्यान रखना है, जिससे हम आपको चंद्रगुप्त मान सकें। चंद्रगुप्त मानने में हमें दिक्कत ना हो, इस बात का भी हम आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ऊर्जा भी मिले और ऊर्जा की डायरेक्ट और सीधी एप्लीकेशन भी दिखाई दे, जिससे वो कि तो सर उस चीज को तो सिस्टम देख रहा है, वो जो करेगा ठीक करेगा। सिस्टम में जरूरत पड़ेगी तब विचार किया जा सकता नहीं, लेकिन हमें बार बार इसलिए सतर्क करना है कि सामने हाँ जी, हाँ जी। वाला ये ना कहे कि आपने बताया नहीं। तो मैं ठीक है, हर ठीक दिन इस बात करता को है। रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि आगे के जितने भी निर्णय हैं वो प्रतिष्ठा पॉइंट पर आधारित होंगे, लिहाजा उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, तो चर्चा कर लेंगे। चलिए इस संकल्प के साथ ये मीटिंग समाप्त करते हैं कि हम ज़्यादा एनर्जी से बढ़ेंगे। हम सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी प्रोफेशनल संगठनों को, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे कृषक हों, चाहे मजदूर हों, हम सभी लोगों को जो है जोड़ें और ऐसे सभी संगठनों को जोड़ें जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनके साथ हजारों और लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यदि संस्थान, ऐसे यदि समाज सेवी लोग यदि हमसे जुड़ेंगे तो हमारी जो ऊर्जा क्रिएट करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी और संभवतः हम जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं वो ज़्यादा आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो हम सभी लोग इस बात का संकल्प करें कि ऐसे लोगों को हम सोचें, ऐसे लोगों की हम सूची बनाएं, ऐसे लोगों से बात करें, यदि ज़रूरत हो तो हम उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करें और उन्हें अपने साथ जोड़ें। जैसे आज 2 संगठन हम लोगों के साथ जुड़े हैं जिसका प्रभाव बहुत जल्दी जो है ना देखने को मिलेगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन कम से कम 1-2 संगठन हमारे साथ जुड़ते जाएं। एक संगठन से अभी बातचीत चल रही है, अभी मैंने उसको हरी झंडी नहीं दी है। तो इस तरीके से हम अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे। जो काम मैं कर रहा हूँ, यदि आप सब लोग उसी काम को करने में हमारी और मदद करेंगे तो आपके आसपास के जो संगठन जो मेरे नॉलेज में नहीं हैं, हम उनको भी आसानी से अपने साथ ले सकेंगे और हमें सबकी ऊर्जा की ज़रूरत है। हम संयुक्त ऊर्जा से ही जो है इस विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और ये बदलाव अदरवाइज इतना सुगम नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने जो है ना आपराधिक तत्व हैं, साठगांठ करने वाले लोग हैं, उनके पास फाइनेंस का पावर है, उनके पास सत्ता का पावर है,
तो इसको जो है ना परास्त करने के लिए आपके पास केवल ऊर्जा है, लिहाजा जितनी भी ऊर्जा है उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अब सभी तरीके के लोगों को जो है ना जोड़ा जाए और संयुक्त ऊर्जा से, और इसमें कोई परहेज ना किया जाए। इसमें यदि कोई लेबर भी जुड़ता है, हमें बड़ी खुशी हुई। अभी मैं शुरू में आप नहीं आए थे शालिग्राम जी, तो हम यही बात जो है ना अश्विनी कुमार जी से शेयर कर रहे थे कि हमारे इस ग्रुप में मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक व्यक्ति ने लिखा है कि वो मजदूर है। मतलब ये कितनी खुशी की बात है कि एक मजदूर को इस बड़े संगठन से जुड़ने में झिझक नहीं हुई। हमें यही वातावरण निर्मित करना है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति इससे जुड़े, ऐसे ही हम हालात पैदा करें, है कि नहीं सर? टाइम टेकिंग जॉब है, ये हो जाएगा सर। चलिए, तो इसी के साथ जो है ना आज की वार्तालाप को, आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से जो है अपना ब्रह्म वाक्य, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद। मातरम। जय किसान, जय हिंद सर, जय, I salute you, I respect you. थैंक यू, थैंक यू।